Hello dear students, today our topic is process of recombinant DNA technology. This is very important topic. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस में हम लोग ने बहुत सारे लेक्चर्स अभी जो देखे हैं उनमें पीछे की सारी बातें हुई हैं। अब उन सब को एक हम लोग लास्ट एपिसोड के रूप में देखने जा रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। सेवरल स्टेप्स आर देयर, इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं। इसमें नंबर 1 पे है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाना, सेपरेशन ऑफ डीएनए और इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करना, एंड फाइनली लिगेशन ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर, और फिर इस डीएनए को वेक्टर में जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेना। और जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे फिर इसे हम लोग होस्ट में ट्रांसफर करेंगे और होस्ट में ये कैसे रेप्लिकेट हो रहा है इस टेक्निक को देखेंगे। तो ये सारी प्रोसेस मिलके या सारी प्रोसेस का सम अप टेक्नोलॉजी कहलाती है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें नंबर 1 पे आ रहा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस बात को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए या आरएनए बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये डीएनए है। डीएनए इनक्लोज्ड होता है मेम्ब्रेन से और बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड एक्सेट्रा। मतलब डीएनए आपको आइसोलेटेड नहीं मिला, मेम्ब्रेन के अंदर है, सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो डीएनए को कैसे हम लोग आइसोलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, प्यूरिफाइड डीएनए हमें कैसे निकालना है, इस सब चीजों को समझने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का यूज करते हैं। जैसे लाइसोजाइम, इस एंजाइम से हम लोग बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करते हैं और उसमें से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। इसी प्रकार सेलुलोज, ये एंजाइम जो सेलुलोज के ऊपर काम करता है, प्लांट सेल को ब्रेक करते हैं और उससे हम लोग डीएनए आइसोलेट करते हैं। अगर काइटिनेज का यूज कर रहे हैं तो फंजाई, आई होप फंगस आपने सुना हुआ है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिनेज एंजाइम से इसे ब्रेक करते हैं और वहां से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। राइबोन्यूक्लियेज, इन एंजाइम से हम लोग आरएनए को अलग करते हैं, प्रोटीएजेस से प्रोटीन को अलग करते हैं और दूसरे अदर एंजाइम का यूज करके डीएनए को बिल्कुल प्यूरिफाई करते हैं। फिर चिल्ड एथेनॉल अपने सॉल्यूशन में ऐड करके प्रेसिपिटेशन डेवलप करते हैं, डीएनए थ्रेड के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाता है। सॉल्यूशन से डीएनए के थ्रेड को सेपरेट करने की प्रोसेस को डीएनए स्पूलिंग बोलते हैं। डीएनए स्पूलिंग, आई होप यू हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट दैट isolation of DNA strand from solution is known as DNA spooling. Our next topic is cutting of DNA. बेटा हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में वो है कटिंग ऑफ डीएनए, कि हम लोग डीएनए को कैसे काटेंगे। पीछे के लेक्चर में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं कि एट स्पेसिफिक लोकेशन, जिसे हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं, वहां से डीएनए की कटिंग की जाती है। इसके लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, इसी को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। डीएनए को हम लोग एक 6 बेस सीक्वेंस से कट करते हैं जिसे पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, और ये बहुत तेजी से कटिंग चालू करता है क्योंकि ये किसी भी तरह का सीजर टाइप का नहीं है, लेकिन सीजर बोलते हैं। ये एक एंजाइम है, इसका प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है, तो इसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, कटिंग को स्टॉप करने के लिए
हम लोग इसमें एक जेल ऐड करते हैं जिसे एगोरोस जेल बोला जाता है, और हम लोग फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को इसमें इंप्लाई कर देते हैं और लागू कर देते हैं। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा हम जानते हैं, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी तरफ छोटे टुकड़े आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सीविंग इफेक्ट की प्रोसेस फॉलो होती है और डीएनए सेपरेट होता जाता है, टुकड़े दूर होते जाते हैं। जब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेक्टर डीएनए के साथ भी ऐसे ही करते हैं, ये हम लोग ने अपने डिजायर्ड डीएनए के साथ किया, फिर वेक्टर डीएनए के साथ भी हम लोग इसी चीज को रिपीट करते हैं, और जब उस टुकड़े को निकाल लेते हैं वेक्टर से और डिजायर्ड से, दोनों को ऐड करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। डिजायर्ड डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए दोनों से एक फॉर्म हो जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिया, लेकिन लैब में ये बनाया, इतनी मेहनत की है, इतनी प्रोसेसेस लगी हुई है, तो अगर एक कॉपी रहेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसे हम लोग और बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, और इसकी कॉपी बनाने के लिए हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं। पीसीआर का मतलब क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे हम लोग मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं अपने आरडीएनए की इन विट्रो यानी लैब में। इसलिए करते क्या है, हम लोग 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हैं। प्राइमर क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। प्राइमर क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज किया जाता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो डीएनए का सीक्वेंस हमने लिया हुआ है या डीएनए का जो टुकड़ा लिया हुआ है उसी का ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है प्राइमर, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से बने हुए। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम नया डीएनए प्राइमर को खींच के या दूसरे सबस्ट्रेट उसमें ऐड करके प्राइमर को एक्सटेंड कर देता है और ढेर सारी कॉपी बना लेता है। हम लोग 1 बिलियन तक कॉपी बनाने में सक्षम है, और जो हम लोग पॉलीमरेज यूज करते हैं वो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकालते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर पाता है। तो ये था पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बेटा पीसीआर हम लोग पढ़ रहे हैं। पीसीआर मींस होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पीसीआर कैसे किया जाता है, पीसीआर की क्या स्टेप्स है? तो देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर की 3 बेसिक स्टेप होती है। ये तीनों स्टेप हम लोग देखेंगे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं, ये मान लेते हैं हमारा डीएनए है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है हीट की हेल्प से। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने की प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंड्स में 2 सिंगल स्ट्रैंड कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं, यानी डीएनए के नेचर को हम लोग ने चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनीलिंग। एनीलिंग मींस होता है एडिनिलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग 2 सेट ऑफ प्राइमर्स ऐड करते हैं। प्राइमर अभी पीछे तक पे भी पढ़ा हुआ है कि ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी 2 सेट प्राइमर के हम लोग ऐड करते हैं। यहां देख सकते हैं कि ये डीएनए को हम लोग ने सेपरेट किया, अब हम लोग ने 2 सेट प्राइमर के ऐड किए हैं। जब हम लोग 2 सेट प्राइमर के ऐड करते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन प्राइमर अभी बहुत थोड़ा सा है और टेम्पलेट स्ट्रैंड काफी बड़ा है। तो जो थर्ड फाइनल स्टेप है पीसीआर की, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे हम लोग पॉलीमरेज एंजाइम सिंपली लैंग्वेज में बोलते हैं, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड सब्सटेंस का यूज करके 3' एंड पे, किसके 3' एंड पे? प्राइमर के। प्राइमर के 3' एंड पे सबस्ट्रेट को जोड़ता जाता है और उसे एक्सटेंड करता जाता है। ये एक्सटेंड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और न्यू स्ट्रैंड डेवलप हो जाता है। यानी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड। इस तरह से एक डीएनए से हमें 2 डीएनए
एक स्टेप में मिल जाते हैं। और जब हम लोग कई साइकिल इसके चलते हैं, यानी लगभग 30 साइकिल अगर इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, तो लगभग 1 बिलियन तक कॉपी बन जाती है, यानी काफी ये एम्पलीफाइड हो जाता है। तो हम लोग एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए ये 3 टेक्निक का यूज करते हैं। पहली है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग एंड थर्ड है एक्सटिंक्शन। एंड दीज ऑल 3 टुगेदर कॉल्ड PCR, polymerase chain reaction. Okay बच्चों, now our point is insertion of rDNA into host. जब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, जब आपने पीसीआर की हेल्प से ढेर सारी इसकी कॉपी बना ली, तो फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, आरडीएनए को होस्ट में इंसर्ट कराना है। इसके ढेर सारे मेथड है जो पीछे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो आपने डाईवैलेंट कैटायन का यूज किया था, जिसने जाके पोर्ट्स बना दिए थे और आपने डीएनए को इंसर्ट कर दिया था। दूसरा तरीका था माइक्रो इंजेक्शंस का यूज किया था, और तीसरा तरीका था बायोलिस्टिक और जीन गन का यूज किया था। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि आपने डिसआर्म्ड पैथोजन का यूज किया था अपने आरडीएनए को होस्ट में इंसर्ट कराने के लिए, और आप होस्ट को कॉम्पिटेंट होस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग का जो अल्टीमेट एम है, डिजायरेबल प्रोटीन को पाना है। जो डिजायरेबल प्रोडक्ट हम लोग ने डिसाइड किया है उसे पाना है, ये हम लोग का अल्टीमेट है। मैं इतनी जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं बायोटेक की, उसका अल्टीमेट एम तो यही है कि हमें वो प्रोडक्ट मिले जो हम चाह रहे हैं। तो स्मॉल स्केल पे तो हम लोग लैब में इन विट्रो ये सब कर लेते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हमें दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं, या हम लोग कह रहे हैं कुछ चैम्बर बनाने पड़ते हैं, जिन्हें हम लोग बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। बायो रिएक्टर में हम लोग लार्ज वॉल्यूम पे यानी 100 से 1000 लीटर तक का वॉल्यूम डेवलप कर लेते हैं अपने कल्चर का, अपने प्रोडक्ट का। अब आप एग्जांपल समझिए, जैसे कोरोना था, ये एक एपिडेमिक थी, पूरे वर्ल्ड वाइड फैली, इसकी वैक्सीन डेवलप की गई। तो ये वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में जो मिलियन और बिलियंस लोग हैं सबको चाहिए। इसके लिए अगर लैब में हम लोग थोड़ा सा कुछ बनाएंगे तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो इसे इफेक्टिव बनाने के लिए, इसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर करने के लिए हम लोग बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। किसी भी चीज को जब बड़े स्केल पे बनाते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या दूसरे वैक्सीन बनाते हैं, तो बायोरिएक्टर्स का यूज किया जाता है। इसमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली हम लोग अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक एंजाइम हम लोग डेवलप करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है वो है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा एक और टाइप है जिसे हम लोग स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये दोनों दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी चीजें होती है। एजिटेटर टैंक होता है, मोटर लगी होती है, कर्व बेस होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, बबल को अंदर सेट करने का सिस्टम लगा होता है, और जो आपका सैंपल तैयार होता है सैंपलिंग पोर्ट भी होती है, ताकि जो कल्चर आपका तैयार होता जाए आप उसे हटाते जाएं और रॉ मटेरियल एक तरफ से इंसर्ट करते जाएं। तो इस तरह से बायोरिएक्टर से हम लोग ढेर सारे प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो बच्चों, हम लोग का जो फाइनल टॉपिक है दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब हम लोग बायोरिएक्टर्स का यूज करके अपना वॉल्यूम, अपना कल्चर, अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, तो अब हम लोग इसे फिनिश प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करते हैं ताकि इसे मार्केट में लॉन्च किया जा सके। जैसे कोई भी प्रोडक्शन कंपनी आप देखें, जब मटेरियल तैयार हो जाता है तो उसकी पैकेजिंग होती है, फाइनल टच दिया जाता है, क्लीनिंग होती है, जो भी दूसरी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती हैं। उसी तरह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद
इसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में पहुंचाने के लिए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस वी फॉलो। जैसे इसमें सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, सुटेबल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं अगर हमें प्रिजर्वेटिव की नीड है, और अगर ड्रग का केस है तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हम लोग करते हैं। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है ड्रग्स के केस में, मेडिसिन के केस में, फार्मास्यूटिकल्स के केस में। ये सारी चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है ये बिल्कुल फाइनल स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए इनका पैटर्न, इनके बनाने का तरीका, ये सब अलग अलग होता है। तो बच्चों आज हम लोग ने ये पूरा जो सिस्टम देखा है, ये सब हम लोग का बायोटेक का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। अगर आप जल्दी से क्विक डिसीजन लेते हैं कि हमें बायोटेक को समझना है, बायोटेक को प्रॉपर याद करना है, तो इसके लिए आप हमारे पुराने लेक्चर भी देखिए। आपको सारी चीजें एक सिस्टम में मिलेंगी और एक प्रोसेस समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, 3 एपिसोड में आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं कि हम लोग ने क्या किया है। हम लोग ने डिजायर्ड डीएनए लिया है, वेक्टर डीएनए में अटैच करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है और अपने होस्ट में इसे ट्रांसफर किया है, होस्ट में इसका रेप्लिकेशन कराया है और फाइनल प्रोडक्ट डेवलप किया है। फाइनल प्रोडक्ट की हम लोग ने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर दी है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके प्यूरिफाइड या फिनिश्ड प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है। थैंक यू।